हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे और आज हम एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं सिलेबस डिस्कशन के इस कार्यक्रम में। और आज हम जानेंगे पूरा पाठ्यक्रम विश्व इतिहास का। और जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम विश्व इतिहास का सिलेबस का डिस्कशन आपके समक्ष करने जा रहे हैं, तो इसमें जो डिस्कशन है वो, जैसे आप लोगों को मालूम है कि हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, ये GS पेपर 1 का विषय है। ठीक है, GS पेपर 1 का विषय है। और इसमें जो हिस्ट्री आती है, जनरल स्टडी आती है, इसको हम लोग वैसे भी जब इतिहास पूछा जाता है, इसका नाम ही सामान्य अध्ययन है, तो इसका मतलब सामान्य इतिहास की बात हो रही होगी, सामान्य इतिहास। तो यहाँ ये हमको ध्यान रखना है कि जब हम विश्व इतिहास के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, तो इस विश्व इतिहास में हम सामान्य विश्व के इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी सामान्य विश्व इतिहास क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन मैं आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मान लेते हैं कि संभव है कि आपका जो है इतिहास वैकल्पिक विषय हो। ठीक है, वैकल्पिक विषय आप में हो सकता है कि इतिहास को रखा हो। ऐसे में जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस है, वो जो GS पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री है उससे थोड़ा पृथक हो सकता है, उससे थोड़ा इतर हो सकता है, या उससे थोड़ा ज्यादा या डीप हो सकता है ना। इसलिए मैं जो आपको ये विषय बता रहा हूं वो सामान्य इतिहास का GS पेपर 1 में जो क्वेश्चन आता है उसके ऊपर डिस्कशन करते हुए मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो विश्व इतिहास है, सामान्य अध्ययन की भी अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तो आपको मालूम है कि यूपीएससी जो है, यूपीएससी जो आपका CSC का एग्जाम है, इसमें आप सब लोगों को मालूम है कि जो ये एग्जामिनेशन होता है, इसमें आपका एक प्रीलिम होता है। ठीक है, प्रीलिम्स, और इसमें आपका एक जो है एग्जाम मेंस का होता है। मेंस के 2 चरण हैं, एक तो आपका आंसर राइटिंग वाला है और एक आपका इंटरव्यू वाला है। तो हम आंसर राइटिंग में जो GS पेपर 1 आता है, GS पेपर 1 जो आता है उसकी बात मैं आपके समक्ष यहां पर कर रहा हूं। और उसमें आपको 2 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, लगभग हर पेपर में ऐसे ही देखने को मिलते हैं। पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 होता है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इसमें 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 और 15 अंक के प्रश्नों का पृथकता इसमें रहता है, जिसमें सामान्यतः आपको 150 शब्द और 250 शब्द में उत्तर लिखने होते हैं। अब क्योंकि हम विश्व इतिहास का सिलेबस जानने जा रहे हैं, तो हमको यह समझना होगा कि इसमें से कुछ चीजें मैं मार्कआउट कर रहा हूं जहां पर आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। जैसे प्रीलिम्स की बात करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, यहां पर विश्व इतिहास का योगदान नहीं है। यहां पर विश्व इतिहास जो है, इस विश्व इतिहास का कोई योगदान नहीं है। अमूमन यहाँ पे विश्व इतिहास के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, सामान्यतः इसमें विश्व इतिहास नहीं शामिल है। कुछ एकाध एरियाज जो है वो अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्रू आप पढ़ करके उनको आंसर कर सकते हैं वहां पर। तो प्रीलिम्स में जो इतिहास आता है, प्रीलिम्स में जो है आपका इतिहास है वो भारत का इतिहास है। ठीक है, वो क्या है? भारत का इतिहास एवं कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति। और मैंने आप लोगों को इसका सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो प्रीलिम्स कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपको यूपीएससी का सिलेबस, आप उसे जाकर के जरूर देख लें। ठीक है, वीडियो के अंत में सजेशन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध होगा, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस का एक साथ जो भारतीय इतिहास का सिलेबस है और कला एवं संस्कृति का सिलेबस है वो ऑलरेडी क्लियर है। अब जो विश्व इतिहास है, विश्व इतिहास मुख्य परीक्षा में इतिहास का जो पेपर है उसका विषय है, यानी कि मुख्य परीक्षा में विश्व इतिहास पूछा जाता है। विश्व इतिहास जो है, विश्व इतिहास आपको यहां पर देखने को मिलेगा, यहां पर उपलब्ध रहेगा। अब ये विश्व इतिहास इन दोनों सेक्शंस में से कहां पूछा जाएगा, यानी पार्ट 1 में आएगा या फिर, ठीक है, या फिर पार्ट 2 में आएगा, इसका कोई निश्चितता नहीं है। पार्ट 1 या पार्ट 2 में से किसी में भी आ सकता है। तो एक तो बात आपको यह समझनी है। दूसरा,
विश्व इतिहास के प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? प्रश्नों की संख्या अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी कोई निश्चित नहीं है कि विश्व इतिहास में प्रश्नों की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए इतना मैं आपको जरूर बिलीव करा सकता हूं, विश्व इतिहास को लेकर के बहुत सारे लोग इतिहास के सिलेबस में उसको लेकर के बहुत भयभीत रहते हैं। भयभीत होने की कई अलग अलग वजहें हैं। जैसे एक वजह तो ये है कि सामान्यतः हम इस प्रकार के इतिहास से, भले ही हमें इसकी पूर्ण जानकारी ना हो, लेकिन हम परिचित होते हैं अपने क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं जब, तभी से हम लोगों को इसका परिचय रहता है। और क्योंकि हम भारत से बिलोंग करते हैं तो यदा कदा इन इतिहास से हमारा परिचय होता ही रहता है। विश्व इतिहास को शायद हम लोगों ने क्लास 12 के बाद शायद ही कभी पढ़ा हो, या क्लास 12 में भी बहुत इंपॉर्टेंस देकर के बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। तो विश्व इतिहास का दायरा हमारे टच से बहुत दूर रहता है। इसलिए विश्व इतिहास कई जगहों पर आप लोगों को कठिन भी महसूस होता है, कठिनाई भी देता है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इसके टर्म्स लोगों को लगते हैं कि कुछ कठिन है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। इस सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक सहूलियत आपके लिए जरूर है कि विश्व इतिहास का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम जो है, ये पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत नहीं है, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। पाठ्यक्रम जो है वो बहुत संक्षिप्त है। जैसे इनकी तुलना में, इसकी तुलना में ये पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है, बड़ा है, उसकी तुलना में इसका पाठ्यक्रम बहुत छोटा है। दूसरा, प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 1 से 2 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। पूछे जाने की संभावना होती है। अगर आप पिछले कई वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो संभव है कि किसी पर्टिकुलर वर्ष में ये पूछे ही ना गए हों। किसी पर्टिकुलर वर्ष में हो सकता है कि इसमें से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा गया हो, किसी पर्टिकुलर वर्ष में हो सकता है कि इसमें सिर्फ 2 प्रश्न पूछे गए हों। और जब 2 पूछे गए हैं तो वो हो सकता है कि एक पार्ट 1 से, एक पार्ट 2 से, या दोनों ही पार्ट 2 से, या दोनों ही पार्ट 1 से कैसे पूछे गए हैं ये मायने नहीं रखता है। तो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर आप वर्ष 2022 की बात करेंगे तो पूछा ही नहीं गया, और वर्ष 2016 की बात करेंगे तो उसमें प्रश्नों की संख्या शायद 2 से कुछ ज्यादा थी, और फिर इसके बीच के वर्षों में देखेंगे तो 1 या 2 ही रही है। तो कई बार तो ये प्रश्न पूछे ही नहीं जाते, विश्व इतिहास का क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है कई बार, और कई बार पूछा जाता है तो 1 या 2 से अधिक प्रश्न नहीं होते, सामान्यतः 1 रहते हैं, 1 प्रश्न रहता है, और बहुत ही ज्यादा अगर कुछ हुआ तो 2 प्रश्न आ जाता है। तो इस तरफ से भी आपको बहुत ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग विश्व इतिहास के सिलेबस की तरफ आएंगे और एक एक करके उस सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे, उस सिलेबस को देखने का प्रयास करेंगे। सिलेबस देखने में सबसे बढ़िया बात यह है कि जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आपको सिलेबस दिया गया है, और उस वेबसाइट में एक स्टेटमेंट के अंदर एक सिलेबस दिया गया है, और उसी सिलेबस को हम यहां पर डिटेल करने का प्रयास करेंगे, उसी सिलेबस को हम यहां पर आपको बताने का प्रयास करेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि विश्व इतिहास में आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, विश्व इतिहास में आपको पढ़ना क्या है एग्जैक्टली, ये समझ में आ जाएगा। आइए विश्व इतिहास का पाठ्यक्रम देखते हैं। विश्व इतिहास का पाठ्यक्रम बहुत ही संक्षिप्त पाठ्यक्रम है और बहुत ही सीमित पाठ्यक्रम है। जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वर्ल्ड का एक छोटा सा पार्ट है हमारा देश भारत, तो हमें लगता है कि भारतीय इतिहास जब इतना बड़ा है तो विश्व का इतिहास तो यार उसमें इतनी सारी कंट्रीज हैं, कितना पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, इतना भयावह नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। बेसिकली हमें विश्व इतिहास है, निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा है, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री तो निस्संदेह बहुत बड़ी हिस्ट्री होगी, लेकिन उसका बहुत ही सूक्ष्म पार्ट, बहुत ही छोटा सा हिस्सा पढ़ना है। बहुत ही छोटे से हिस्से का बहुत ही छोटा सा भाग हमको जो है डिटेल में पढ़ना होता है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती है। और उसमें भी एक सामान्य जानकारी रखनी है हमको, बहुत ही गंभीर जानकारी नहीं, हमें एक सामान्य फौरी तौर पर एक जानकारी होनी चाहिए विश्व इतिहास की, बस उतना सा बहुत है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो उसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है पूरा, विश्व इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं। क्या लिखा है? विश्व इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं। ठीक है, विश्व
इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं। देखिए ऐसा है कि उसमें तो एक ही लाइन में पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसे पॉइंटर्स के रूप में अलग अलग कर ले रहा हूं। जैसे पॉइंटर नंबर 1 में विश्व इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं, ये एक टॉपिक दिया हुआ है। और अब इन घटनाओं में 18th सेंचुरी का मतलब ये हो गया कि सन 1701 से लेकर के या सन 1700 से लेकर के 1701 से लेकर के सन 1800 तक की जो घटनाएं हैं वो हमको इसमें शामिल करनी है। तो ये हमारा जो है विश्व इतिहास की घटनाओं के अंतर्गत आता है। विश्व इतिहास इतने एक 100 वर्ष यानी कि 10 दशक के अंतर्गत आने वाला जो इतिहास है वो हमें पढ़ना होगा, वो हमें समझना होगा, वो हमें जानना होगा। उसी के बारे में हमारा अध्ययन जो है वो चलेगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? हाँ या नहीं? अब इसके आगे अगर हम देखेंगे तो कुछ और चीजें लिखी हैं, जैसे औद्योगिक क्रांति के बारे में कहा गया है कि भाई औद्योगिक क्रांति ये एक चैप्टर है। औद्योगिक क्रांति क्या है, इसके क्या प्रभाव हैं, कहां से शुरू हुई है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। औद्योगिक क्रांति के अलावा विश्व युद्ध दिए हुए हैं, विश्व युद्ध। और जब हम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो विश्व युद्ध में प्रथम और द्वितीय दोनों ही विश्व युद्ध हमें कवर करना है। ठीक है, तो अभी आपको मालूम है कि विश्व युद्ध में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तो दोनों विश्व युद्ध के बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो तमाम सारे विश्व की जो सीमाएं हैं उसमें परिवर्तन आया। आप लोगों ने इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इस तरीके के विषय पढ़े होंगे। तो तमाम सारे विश्व में जो देश हैं उनकी विश्व की सीमाओं का पुनर्सीमांकन किया गया है। तो विश्व की सीमाओं का पुनर्सीमांकन तो पुनर्सीमांकन जो है फिर से सीमाओं का पुनः जो सीमांकन किया गया है वो हमको इसके सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है। तो ये सब चीजें आपको 18th 19th सेंचुरीज और 20th सेंचुरीज को कवर करते हुए दिखाई देगी। लेकिन आप जैसे विश्व युद्ध की बात करते हैं, भाई ये तो 20th सेंचुरी हो गया है, 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो औद्योगिक क्रांति हो गया, और यहाँ पे वो 18th सेंचुरी की बात करते हैं। तो डीपली अगर हम देखें तो ये 18th 19th और 20th सेंचुरी की कहीं ना कहीं बात करते हुए हमको दिखाई देता है। इसके अलावा आपको इसमें उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद इसका एक टॉपिक आपको दिखाई देगा, उपनिवेशवाद और विउपनिवेशवाद का। उपनिवेशवाद और विउपनिवेशवाद, या उसमें ऐसा लिखा होगा उपनिवेशवाद की समाप्ति। विउपनिवेशवाद का मतलब क्या हो गया, जहां पर उपनिवेशवाद की क्या हो रही है, उपनिवेशवाद की समाप्ति। तो उपनिवेशवाद और विउपनिवेशवाद कुछ इस तरीके के टॉपिक्स हैं जो हमको यहां पर कवर करने हैं। यानी कि एक विश्व इतिहास से संबंधित कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें समझना चाहिए कि उपनिवेशवाद क्या है, विउपनिवेशवाद क्या है। इसके बाद कुछ राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक दर्शन की व्याख्याएं हैं। ये व्याख्याएं क्या, राजनीतिक दर्शन जैसी ही बात है, तो राजनीतिक दर्शन के ऊपर यहां पर थोड़ी सी चर्चा हमको करनी है। और मुख्य तौर से 3 तरीके के राजनीतिक दर्शन आपके सिलेबस में ही दिए हुए हैं, दर्शन शास्त्र के बारे में है। तो राजनीतिक दर्शन शास्त्र में आपको जैसे कि मालूम होगा साम्यवाद है, पूंजीवाद है, वो सब चीजें। ठीक है, तो इसमें साम्यवाद, ठीक, पूंजीवाद और खास तौर से समाजवाद, इसके बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, राजनीतिक दर्शन में साम्यवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद के ऊपर हमारा एक ये रहना चाहिए। अभी तक हमने देखा कि इस सेक्शन में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। ठीक, इन भागों में हमने इसको डिवाइड किया है और ये 6वां पार्ट हो गया।
बेसिकली ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड आपको दिखाई देंगे, ठीक है, समाजवाद तक की चीजें, और इनका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, ये जो राजनीतिक दर्शन शास्त्र है, इस दर्शन शास्त्र का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, समाज पर प्रभाव, इसके बारे में हमको डिस्कशन करना होता है, ठीक है। तो ये एक सिलेबस है जो आपको वेबसाइट से डाउनलोड जब आप करेंगे तो आपको यही सिलेबस देखने को मिल जाएगा। मैं फिलहाल इसको थोड़ा डुप्लीकेट कर लेता हूं जिससे कि इसकी व्याख्या करने में मेरे को आसानी रहेगी। अब देखिए, ये जो इतिहास है, ये जो इतिहास आप यहां पर देख रहे हैं, जितना भी सिलेबस मैंने यहां पर लिखा, इस सिलेबस में आपको ये समझना है, इस सिलेबस में आपको ये समझना है कि ये जितना भी पार्ट लिखा है, इससे पूछे जाने वाले जो प्रश्न है, इस पाठ्यक्रम से पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों की दो प्रकृति है। इनको हम लोग दो प्रकृति में डिवाइड कर सकते हैं। इनकी अगर हम प्रकृति की बात करते हैं, इनकी प्रकृति दो तरीके की है। इनकी प्रकृति दो किस तरीके की है? एक तो सामान्य प्रकृति है, सामान्य प्रकृति के प्रश्न हैं। इससे एक तो सामान्य प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक प्रश्न है उसकी, अब हम उसको क्या नाम दें, मतलब असामान्य प्रकृति तो नहीं कह सकते, या फिर आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं कह सकते उसको, लेकिन एक होता है ना, मेन स्ट्रीम में कोई चीज होती है और एक मेन स्ट्रीम से बाहर की कोई चीज होती है। तो सामान्य प्रकृति से पृथक, सामान्य से पृथक। तो जब हम सामान्य से पृथक की बात करते हैं तो इसमें विषय की गंभीरता बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब एक सामान्य, जैसे जितनी भी चीजें लिखी हैं, ऐसा शायद मेरे ख्याल से, मैं मानता हूं कि अगर आपने यूपीएससी को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया होगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, तो इनमें लिखी सारी जो भी शब्दावलियां हैं, इनसे आप परिचित हैं। ऐसे कोई नया वर्ड नहीं लिखा हुआ है। तो ये बहुत सामान्य प्रकृति की चीजें हैं। इन्हीं में से कुछ डीप स्टडी पूछ लिया जाए, इन्हीं में से कुछ डीप रूटेड चीज पूछ ली जाए, ठीक है, विषयगत गंभीरता इसमें आपको देखने को मिलती है। गंभीर विषयगत प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इसमें जो है सामान्य विषयगत प्रश्न है, इसमें आपको सामान्य विषयगत प्रश्न मिलते हैं। अब मेरे इसके लिख देने मात्र से आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर इसका डिफरेंस क्या है। तो मैं इसका डिफरेंस थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो ये कुछ इस तरीके का है। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई प्रश्न सीधे तौर पर इटली के एकीकरण से आ रहा है, तो हमें मालूम है कि इटली का, जैसे मान लेते हैं औद्योगिक क्रांति से कोई एक प्रश्न आया, आपसे पूछ ही लिया गया कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के किस देश में हुई और उसी देश में क्यों हुई, उसके कारण एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो मेरी ख्याल से जब आप औद्योगिक क्रांति पढ़ रहे होंगे तो इसमें यही पढ़ ही रहे होंगे एग्जैक्टली। यानी जो चीज पढ़ा गया है सीधे सीधे उसी नेचर से प्रश्न बना दिया जाए, उसी में शब्दों में हेल मेल करके जब प्रश्न बना दिया जाए, तो यह सामान्य प्रकृति का प्रश्न है। लेकिन जैसे मान लेते हैं यहां पर लिखा हुआ है विश्व की सीमाओं का पुनर्सीमांकन करने की बात हो रही है, या व्यू उपनिवेशवाद की बात हो रही है, तो अगर व्यू उपनिवेशवाद में भारत से संबंधित कुछ तथ्य रखे हैं तो आपको वर्ल्ड जो आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। जब व्यू उपनिवेशीकरण की बात आती है तो राज्य स्वतंत्र होना चाहते हैं उपनिवेशवाद से। तो जैसे भारत भी उपनिवेशवाद से स्वतंत्र होना चाहता, तो उसने किस प्रकार के आंदोलन चलाए, तो भारत के संदर्भ में तो आपको इतिहास बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन मान लेते हैं किसी अफ्रीका में भी एशिया यूरोपीय देशों का उपनिवेश रहा है, तो अफ्रीका ने कैसे इससे आजादी पाने का प्रयास किया है, ये एक विस्तृत प्रश्न हो गया। लेकिन उसमें सूक्ष्मता में चले जाएं, अफ्रीका के किसी कंट्री को लेकर के कोई प्रश्न बना दिया जाए, यानी कि विश्व के किसी जैसे वेल नोन कंट्री के बारे में कोई चीज पूछी जाती है तो आप आसानी से बना देते हैं। लेकिन विश्व के किसी, मान लेते हैं विश्व के किसी अप्रख्यात या अप्रत्याशित देश के योगदान पर अगर प्रश्न बने, तो फिर अब आप विश्व में इतनी सारी कंट्री हैं, कहां तक विश्व के पता नहीं किस देश
के बारे में पूछ लिया जा रहा है और उसके पता नहीं किस योगदान के बारे में पूछ लिया जा रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और ऐसे प्रश्न आपको जब एग्जाम में पूछे जाएं तो आपके लिए एक गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं। तो यहां ज्यादातर जो प्रश्न आता है, मैंने आपको जैसे बताया, शुरुआत में ही बताया कि ज्यादातर तो प्रश्न 1 या 2 ही पूछा जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है। नहीं आया तो फिर तो कोई सिलेबस का महत्व ही नहीं रहा। आया भी तो एक प्रश्न अगर आता है तो सामान्यतः इस प्रकृति का आता है, मतलब मान के चलिए कि 80-90% प्रश्न यहीं से आता है और जो 10 से 15% का योगदान है वो इन प्रश्नों का है। और इस तरह के प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो मान लिया जाता है उस बार कि प्रश्न पत्र जो है वो थोड़ा गंभीर था, कठिन था, और इस तरीके का उत्तर देना सबके बस की बात नहीं होती है। हाँ, अगर किसी का मान लेते हैं किसी ने इतिहास से BA MA कर रखा है, तो फिर उसने जो है विश्व इतिहास को हो सकता है कि ज्यादा गंभीरता से पढ़ा होगा, तब वो इस तरीके के प्रश्नों को थोड़ा करने की स्थिति में होगा। या किसी का वैकल्पिक विषय है तो उसको थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन फिर वही बात है, इसको लेकर के निगेटिव नहीं होना है। अगर ये छोड़ने लायक प्रश्न आ जाता है तो जो ये सामान्य से पृथक टाइप के जो प्रश्न पूछे जाएं इनको आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे छोड़ देना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री के हैं तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, हिस्ट्री के नहीं हैं तो किसी और विषय के होंगे भाई, किसी और विषय में आपकी पकड़ ज्यादा होगी। और जो इतिहास का था उसको यहाँ पर एडवांटेज मिल रहा है तो उसको वहां डिसएडवांटेज मिलेगा, आपको वहां एडवांटेज मिलेगा। तो ये एक बैलेंसिंग कभी कभी बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो मेरी ख्याल से आप इस बात को समझ पाए होंगे कि इन चीजों से पूछे जाने वाला पाठ्यक्रम 2 तरीके का होता है। आपको समय ज्यादा इस पे देना है और यहीं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। इस पे भी नजर डाल सकते हैं तो डाल लीजिए, वरना अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे सुझाव से तो इस पे समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जो ये विषय लिखाया गया था इसी पर एक एक करके नजर डालता हूं कि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, इनमें आपको क्या क्या चीजें रखनी चाहिए अपने अध्ययन में। तो आइए उसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी बात करता हूं और मैं चर्चा करता हूं आपसे कि जब हम बात कर रहे हैं कि विश्व इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं क्या हैं, तो विश्व इतिहास में जब आप 18वीं सदी की घटनाओं के बारे में पढ़ें तो विश्व इतिहास में 18वीं सदी की घटना में एंटर करने से पहले जो भी घटनाएं 18वीं सदी में हुई होंगी, स्वाभाविक सी बात है उसके पहले का कुछ इवेंट, उसका परिणाम वहां पर देखने को मिलता है। जैसे मैं कहूं कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और हम आपसे कहें कि जो 20वीं शताब्दी है उसके बारे में पढ़िए, तो 20वीं शताब्दी में आप देखेंगे सन 1900 से लेकर के 1947 तक का जो इतिहास है वो स्वतंत्रता संघर्ष है। लेकिन उस स्वतंत्रता संघर्ष को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम गुलाम कैसे हुए, परतंत्र कैसे हुए, उपनिवेशवाद के चक्कर में कैसे फंसे। थोड़ा सा हम उसके पहले के बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक उसी तरीके से विश्व इतिहास में जब 18वीं सदी की घटनाओं की तरफ हम जा रहे हैं तो 18वीं सदी की घटनाओं से थोड़ा सा पहले की जानकारी हमको रखनी चाहिए। जैसे पुनर्जागरण काल की जानकारी आप रख सकते हैं। पुनर्जागरण काल, और ये विश्व के पुनर्जागरण की बात हो रही है। ठीक है, ये विश्व के पुनर्जागरण की बात हो रही है। जैसे भारत में 19वीं शताब्दी में आप देखते हैं पुनर्जागरण आया, नवजागरण आया, राजा राममोहन राय के इत्यादि के बारे में आप पढ़ते हैं। उसी तरीके से आपको यहाँ पर 18वीं सदी की घटनाओं में एक तो पुनर्जागरण काल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके अलावा आपको 18वीं सदी के आसपास दुनिया का जो स्वरूप है, 18वीं सदी के आसपास विश्व का स्वरूप, विश्व का जो स्वरूप है उस स्वरूप पर थोड़ा सा नजर डालना होगा कि किस प्रकार की चीजें दुनिया में चल रही हैं। मसलन जैसे ये पुनर्जागरण का काल चल रहा है, उस पुनर्जागरण के कुछ प्रभाव पड़ रहे होंगे, लोगों के अंदर नया राष्ट्रवाद पनप रहा होगा, लोगों के अंदर समाजवाद, तर्कवाद, बुद्धिवाद और विज्ञानवाद, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। इनके प्रभाव, इन सब चीजों का परिवर्तन, ये सब चीजें आपको थोड़ी बहुत ध्यान देनी चाहिए, जो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंटली मतलब माइंड में रखना होगा। अब देखिए इसी से कनेक्ट होता हुआ अगला चैप्टर है जिसको हम लोग औद्योगिक क्रांति के रूप में रख रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के पीछे के कारण क्या हैं? औद्योगिक क्रांति के पीछे के कारण, जब इन कारणों को खोजने जाएंगे तो पहले चैप्टर में ही इसका आंसर आपको मिलेगा, फर्स्ट चैप्टर में ही इसका आंसर आपको मिलेगा। पुनर्जागरण के कारण ही कहीं ना कहीं
आपका कारण में मुख्य तौर से पुनर्जागरण ही देखने को मिलेगा। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। तो ये पुनर्जागरण के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस होना चाहिए, ठीक है। और फिर हमें यह समझना है कि हमको पता चलता है कि ये जो औद्योगिक क्रांति हो रही है ये इंग्लैंड में हो रही है। तो कई बार आपको ये भी इंग्लैंड जो है उसके बारे में समझना है कि आखिरकार ये पुनर्जागरण इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, और इंग्लैंड में हुआ तो उसके क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहले पुनर्जागरण कहां हुआ, उसके प्रभाव क्या पड़े, ठीक है। तो इंग्लैंड में क्यों पुनर्जागरण हुआ और इसके जो प्रभाव हैं, इस प्रभाव को भी हमें समझना होगा। वैश्विक प्रभाव की बात यहां पर होगी। किसके प्रभाव की बात होगी? वैश्विक। वैश्विक प्रभाव जो है इसका क्या पड़ रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा रखनी चाहिए। फिर अब जो ये औद्योगिक क्रांति हुई है, इस औद्योगिक क्रांति में, इस औद्योगिक क्रांति के कारण अब जब भी कोई इस तरीके की क्रांति होती है और खास तौर से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हो रहा होता है, तो ये तो इकोनॉमिक इंपैक्ट को क्रिएट करता है और किया है। तो जब हम इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करेंगे यहां पर, तो हमें उस समय अर्थव्यवस्था को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था, तत्कालीन जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी रही है। तो जैसे आपको मालूम है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो थोड़ी सी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद क्या है, उसके ऊपर आपको फोकस रखना होगा, समझना होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ऊपर थोड़ा सा आप अपनी नजर जो है वो डाल सकते हैं। और वास्तविक रूप में देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को ही प्रभावित करती हुई नजर आती है ना। औद्योगिक क्रांति इसी को प्रभावित करती हुई नजर आती है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को जब आप पढ़ रहे हैं तो वास्तविक रूप में वाणिज्यीकरण जो है, अर्थव्यवस्था के आधार पे जो वाणिज्यीकरण है उसको समझिए। वाणिज्यीकरण, वाणिज्यीकरण जो है उसके अर्थों को भी समझने का आपको प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और जब आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको यहीं पर कुछ राजनीतिक दर्शन जो हैं, यहीं पर कुछ राजनीतिक जो हैं वो दर्शन पढ़ने को मिलेंगे। और उन्हीं राजनीतिक दर्शनों में बेसिकली ये तीन दर्शन आ जाते हैं, साम्यवाद, पूंजीवाद और समाजवाद, है ना। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको इसमें जो है राजनीतिक दर्शन में साम्यवाद देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको साम्यवाद देखने को मिलेगा। जैसे आप लोगों ने कार्ल मार्क्स का साम्यवाद देखा होगा, कार्ल मार्क्स, इसमें आपको कार्ल मार्क्स के बारे में भी पढ़ने को मिल जाएगा, और जो आगे चल करके आपको एथिक्स के विषय में थोड़ा सा सहयोग भी करेगा, ठीक है। तो साम्यवाद है। इसी तरीके से आपका जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद भी एक दर्शन है, उस दर्शन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और इसी साम्यवाद का थोड़ा सॉफ्ट स्वरूप है जिसको हम लोग समाजवाद बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? समाजवाद बोलते हैं। तो आपको थोड़ा सा समाजवाद के बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये साम्यवाद के बाद ही समाजवाद आता है। पहले तो पूंजीवाद ही आपको समझना है, फिर साम्यवाद समझना है, फिर इसका थोड़ा सा क्रम इधर उधर हो गया है, तो आप इस क्रम को एडजस्ट कर लेंगे। आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप चाहें तो इस क्रम को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो पूंजीवाद है, इस पूंजीवाद को आप थोड़ा सा ऊपर, पहले पूंजीवाद के बारे में थोड़ी सी बात समझ लें, ठीक है। पहले थोड़ी सी बात पूंजीवाद के बारे में समझ लें, फिर उसके बाद आपको बाकी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है। जैसे पूंजीवाद हो गया, पूंजीवाद के बाद आप थोड़ा सा साम्यवाद की तरफ आए, ठीक है, साम्यवाद की तरफ आए, और साम्यवाद के बाद उसके बाद आप समाजवाद की तरफ आए। तो ऐसे करके आप इस क्रम को संजो करके पढ़ सकते हैं। तो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड वे में आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई एक दूसरे से सारी चीजें क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। फिर इन्हीं को एक साथ रखते, जैसे आप लोग विश्व का, जैसे आप लोग भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड है, पढ़ते पढ़ते हम टॉपिक में आगे निकल जाते हैं, फिर अगला टॉपिक पढ़ने के लिए फिर हमको थोड़ा सा पीछे आना पड़ता है ना। तो उस तरीके से यहां पर भी विश्व इतिहास में भी, इतिहास में कुछ बार आगे निकल करके फिर थोड़ा पीछे आकर के उसको कनेक्ट करना पड़ता है। राजनीतिक दर्शन इस तरीके के आप पढ़ लेंगे तो 18वीं शताब्दी में दो प्रमुख घटनाएं भी हैं जिसके बारे में आपको चर्चा करनी होगी। दो प्रमुख घटनाएं, और दो प्रमुख घटनाओं में एक घटना है अमेरिकी क्रांति की, है ना। 18वीं शताब्दी में 18वीं सदी की दो प्रमुख घटनाएं,
घटनाएं। अब इन दो प्रमुख घटनाओं के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें एक तो आपको पढ़ना होगा अमेरिकन क्रांति, अमेरिकी क्रांति के बारे में पढ़ना होगा। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अमेरिकी क्रांति से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 1776 में जो आपकी अमेरिकन क्रांति हो रही है, 1776 में अमेरिकन क्रांति हो रही है, इसके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा 1789 में आपको फ्रांसीसी क्रांति भी देखने को मिलेगी। तो दूसरी प्रमुख घटना है जो 18वीं शताब्दी की है, फ्रांसीसी क्रांति। और इन दो क्रांतियों को पढ़ने का अर्थ यह हुआ कि इन दोनों की आजादी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इन दोनों की आजादी के बारे में पढ़ रहे हैं, इन दोनों की स्वतंत्रता के बारे में बेसिकली आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इन दोनों की स्वतंत्रता, ठीक, फ्रांस की स्वतंत्रता और अमेरिका की स्वतंत्रता, इनके बारे में आप पढ़ रहे हैं। और यहां से नेशनलिज्म जो है ये वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फैलेगा। अब आप देखिए 1776, 1789, ये 18th सेंचुरी में कहीं ना कहीं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रवाद, मानववाद, तर्कवाद, इन सब चीजों को लेकर के बहुत सामने आता है। फिर आप याद कीजिए भारत में 18वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हो रहा है। तो भाई भारत में 18वीं शताब्दी में पुनर्जागरण इसीलिए हो रहा है कि आधुनिक प्रकार का पुनर्जागरण है। और वो जब राजा राम मोहन राय के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय जो है वो इन देशों से परिचित हैं और इन देशों के विचारकों से परिचित हैं और उस प्रकार के जो विचार हैं वो भारत के अंतर्गत लाना चाहते हैं। इसलिए आपको इस तरीके की जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। क्लियर हो जा रही बात, हाँ या नहीं? यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है? तो ये तो एक मतलब प्रकार हो गया सिलेबस का। इसी में मैं आपको कुछ चीजें और ऐड कर देता हूं। तो अब हम इसमें जब चीजों को पढ़ेंगे तो यहां वाला 18वीं शताब्दी है, ये 19वीं शताब्दी में आ गए और इधर की ओर जब बढ़ने लगेंगे तो 19वीं 20वीं शताब्दी में बढ़ने लगेंगे। यानी दूसरे से तीसरे की तरफ जब हम आएंगे तो 19वीं से 20वीं शताब्दी की तरफ हम आना शुरू कर देंगे। तो अब हमको थोड़ा सा 19वीं शताब्दी के ऊपर गौर करना पड़ेगा। 19th जो सेंचुरी है, 19वीं सदी जो है, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस होना होगा। और 19वीं सदी में जैसे जर्मनी का एकीकरण है, बिस्मार्क का नाम आपको यहां पर याद आना चाहिए। तो जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी जो है उसके एकीकरण की जो बातें हैं उसके बारे में आपको चीजें जो हैं वो थोड़ा सा पढ़नी होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के एकीकरण के साथ साथ इटली का जो एकीकरण है, इटली का एकीकरण, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। बेसिकली ये 19th सेंचुरी का जो उत्तरार्ध का समय है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध मेरे ख्याल से आप समझते होंगे। तो जर्मनी का और इटली का एकीकरण जो है इस प्रकार से आपको यहां पर देखना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देखेंगे। इसके अलावा फिर 20वीं जब हम सेंचुरी में चलते हैं, 20th सेंचुरी में चलते हैं, तो 20वीं सदी में आप जापान के बारे में पढ़ेंगे। जापान का एक शक्ति के रूप में उदय होना, जापान का एक विशेष तरीके से अभ्युदय हम जिसको कह सकते हैं वो आप पढ़ेंगे। तो इस दौरान आप जापान का अभ्युदय पढ़ रहे होंगे। जापान का अभ्युदय है ना, जापान के अभ्युदय के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के आसपास फिर आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, प्रथम विश्व युद्ध जो है, इसके कारण, ठीक है, फिर इसका जो प्रसार है और फिर इसके जो प्रभाव हैं, इनके बारे में चर्चा करनी होती है, जो कि आप अब 20th सेंचुरी के आसपास, विश्व युद्ध के आसपास अपने सिलेबस को लेकर के आ जाते हैं। इसमें हम लोग, इसमें भी कुछ दर्शन हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है और कुछ विश्व इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। जैसे यहां पर आपको साम्यवादी दर्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। साम्यवाद जो है, साम्यवादी दर्शन जो रूस की तरफ से अगर आपको देखने को मिलेगा, वो दर्शन आपको यहां पर थोड़ा सा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और आप रशियन क्रांति जो है, रूसी जो क्रांति है, रूसी क्रांति के बारे में भी आपको यहां पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, रूसी क्रांति, ठीक है। 1917 के आसपास जो आपको रशियन क्रांति देखने को मिल रही है, वो रशियन क्रांति आपका 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के आसपास, दूसरे दशक के उत्तरार्ध में आपको देखने को मिलती है। फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी चलते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाएंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उसके इसके जो कारण है, इसका जो प्रसार है और इसका जो राजनीतिक प्रभाव है,
क्योंकि इस राजनीतिक प्रभाव के बाद विश्व में तमाम सारे देशों का पुनर्सीमांकन जो है वो होना शुरू हुआ। तो वो सब चीजें आपकी यहां पर इंक्लूड हो जाएंगी, वो सब चीजें यहां पर मिल जाएंगी। लेकिन इसी दौरान आपको दो शक्तियों का उदय भी पढ़ने को मिलेगा। दो शक्तियों का उदय इस दौरान आपको देखने को मिलेगा। एक फासीवाद का उदय और एक आपको नाजीवाद का उदय। और इन दोनों उदयों में एक खासियत यह है, मतलब दोनों ही एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही शक्तियां हैं, जिसमें आप मुसोलिनी की बात करते हैं, मुसोलिनी, और इसमें जो है आप जर्मनी का जो हिटलर है, जर्मनी के जो तानाशाह हैं हिटलर, उनकी बात करते हैं, हिटलर। तो इन दोनों तानाशाह जो हैं, इनके इतिहास के ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा हमारी रहती है। यहीं पे आप देखेंगे कि मतलब जो है 1930 के आसपास ये जो मुसोलिनी का ये फासीवाद है, इसके ऊपर चर्चा होगी। और जो हिटलर का जो नाजीवाद है 1945 तक आपको देखने को मिलेगा, 1933 के आसपास से लेकर के, जहां से हिटलर का उदय होता है 1933 से। और इसी में आपको मालूम ही है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से लेकर के 1918 तक चला, तो 1914 से 1918 तक की ये जो विश्व का इतिहास है, इसके पश्चात आप एक देखेंगे कि जब ये खत्म होता है 20वीं शताब्दी में, दूसरे दशक में जब ये युद्ध खत्म हो रहा होता है, दूसरे दशक में मध्य में शुरू होता है, अंत में खत्म होता है, तो उसके पश्चात विश्व जो है वो एक प्रकार से, वर्ल्ड जो है वो एक प्रकार से आर्थिक संकट में आ जाता है। तो आर्थिक संकट के ऊपर भी आपको वैश्विक आर्थिक संकट जो आता है उसके ऊपर डिस्कशन करना है। इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान आप देखेंगे जो 1939 से लेकर के 1939 से लेकर के 1945 तक का जो विश्व है, विश्व के जो गुट हैं, वो गुट क्यों शामिल हो रहे हैं, क्यों एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं, उन सब चीजों के ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। तो ये फिर इसके बाद आप देखते हैं कि एक नई सत्ता आ जाती है। इसी में आप जो है चीन, एक चीज और आपको पढ़नी है, चीन का उदय, चीन में परिवर्तन, शक्ति परिवर्तन की बात हो रही है, सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है। तो ये चीन में शक्ति या सत्ता परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। चीन में क्रांति होती है और ये एक साम्यवादी क्रांति है जो आपको 1949 में देखने को मिलेगी। ठीक है, साम्यवादी क्रांति है, साम्यवादी क्रांति। तो ये भी आप अपने सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जितनी भी चीज ये पढ़नी है, इसको बहुत सामान्य स्तर पे रखना है, इसको बहुत ज्यादा मतलब डीप नहीं लेकर के जाना है, बहुत ही सामान्य स्तर पे आपको इसको रखना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो यहां से यहां तक का सिलेबस है, ये एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। इनफैक्ट इसी में ही आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये भी आपका इन्वॉल्व हो जाता है। अरे ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये भी इसी में ही इन्वॉल्व हो जाता है, इसी के साथ ही है। तो अब ले दे करके बीच में केवल ये बचा उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद, या उपनिवेशवाद की समाप्ति जो है ये बचती है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, एक बार फिर से जो है मैं इसका डुप्लीकेट तैयार कर लेता हूं। इसको समझने के लिए अब देखिए, ये वाले जो टर्म है, इसमें जैसे उपनिवेशवाद की बात हो रही है, तो आपको यहां पर यह पढ़ना होगा कि उपनिवेशवाद जो है ये किन कंट्रीज का जनरली आपको देखने को मिलेगा कि उपनिवेशवाद में एक जो है एक राष्ट्र है, जो उपनिवेशवाद होता क्या है, राष्ट्र की जो राष्ट्रीयता है उसका राष्ट्र की सीमा के बाहर प्रसार। तो खास तौर से राष्ट्र का राष्ट्रीय सीमा के बाहर प्रसार, ये आपको देखने को मिलता है। और इसमें भी जो यूरोप हैं, खास तौर से यूरोप जो है, उस यूरोप के कई अलग अलग देशों का, कई अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की कुछ कंट्रीज के ऊपर ये कोलोनाइजेशन या कोलोनिज्म जो है वो देखने को मिलता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो खास तौर से उपनिवेश यूरोपियन कंट्रीज के कहां पर रहे, मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखें तो मोटे मोटे तौर पर इनके जो उपनिवेश हैं वो आपको अफ्रीका में देखने को मिलेंगे, एशिया में देखने को मिलेंगे, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका, यहां पर आपको इनके प्रसार ज्यादा देखने को मिलते हैं। लैटिन अमेरिका खास तौर से वो जो दक्षिण अमेरिका का जो हिस्सा है,
यहां पर आपको प्रसार देखने को मिलता है। उत्तरी अमेरिका में इसका प्रसार नहीं देखने को मिलता, क्योंकि आपको मैंने बताया कि उत्तरी अमेरिका तो पहले ही आप देख रहे हैं कि अमेरिकन क्रांति यहां पर हुई, तो अमेरिकन क्रांति के दौरान तो आप यहां पर इसको पहले ही देख लेंगे, तो यहां पर आपको इनके प्रसार नहीं देखने को मिलते। तो जनरली हमको यहां पर अफ्रीका में कैसे उपनिवेश रहा, एशिया का उपनिवेश कैसा रहा और लैटिन अमेरिका का उपनिवेश कैसा रहा, इन पर उपनिवेश कैसे लादा गया और इसी का ही रिवर्स ऑर्डर, वापसी, ठीक है, इसी का ही वापस, जिसको बोल रहे हैं उपनिवेशवाद की समाप्ति। उपनिवेशवाद जो है, उपनिवेशवाद की समाप्ति। तो उपनिवेशवाद की समाप्ति का मतलब यह है कि कैसे इन उपनिवेशों को आजादी प्राप्त हुई, कैसे इन उपनिवेशों को आजादी प्राप्त हुई। इसके ऊपर थोड़ी सी मोटी मोटी सी चर्चा आपको रखनी होगी, ठीक है। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि जब उपनिवेशवाद बढ़ा, ये यहां पर धीरे धीरे लोग गुलाम बनते चले गए, और जैसे जैसे यूरोप में रेनेसांस आया, जैसे जैसे वहां पर पुनर्जागरण आया, दूसरे देशों के लोगों ने इसको सीखना शुरू किया, तो उसकी वजह से जहां जहां उपनिवेश स्थापित है, उन उपनिवेशों के अंदर एक स्वतंत्रता की चाहत जो है बलवती होनी शुरू होती है। जैसे भारत में भी वही चाहत उसी तरीके से बलवती होनी शुरू हुई 100-150 साल के उपनिवेशी शासन के पश्चात, और फिर अगले 50-60 सालों में उसने आजादी तय करी देश ने। तो ऐसे करके अन्य जगहों पर भी हुआ, तो वहां से आपके प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। अब देखिए, यही जो क्षेत्र है ना, इसी में सीमाओं का पुनर्सीमांकन हो जाएगा, ठीक है, विश्व इतिहास में सीमाओं का पुनर्सीमांकन हो जाएगा। इसी में से किसी छोटी कंट्री के बारे में मान लेते हैं, पूछ लिया जाए, दक्षिणी एशियाई जो क्षेत्र हैं, भारत के अलावा जो दक्षिणी एशियाई क्षेत्र हैं, उनके किसी इतिहास के बारे में पूछ लिया जाए, तो फिर थोड़ा कठिन हो जाता है, थोड़ा डीप हो जाता है। तो वहां के प्रश्नों को आप थोड़ा सा चाहें तो कम समय दें, लेकिन इस पूरे सिलेबस के ऊपर आप एक विधिवत समय दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये सिलेबस के बारे में मैंने जो जानकारी दी है, ये आपको स्पष्ट तौर से समझ में आई होगी, अलग अलग पृथक तौर से कैसे विश्व इतिहास के सारे एंगल को टच करना है। और ये बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे बताते समय हो सकता है थोड़ा ज्यादा आपको समझ में आ रहा हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप इसे पढ़ने चलेंगे तो इसके अंदर बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, बस एक बहुत ओवरव्यू लेना है कि क्या है औद्योगिक क्रांति, क्या है उसके मूल कारण क्या हैं, है ना। बहुत ज्यादा मतलब जब आप इसकी बात कर रहे हैं, सामान्य इतिहास की बात कर रहे हैं, तो इसमें इतना ही रखना है। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप इतिहास में आपने अगर वैकल्पिक विषय ले लिया है, तो इन्हीं सब चीजों में और ज्यादा डीपली आपको पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन जीएस पेपर 1 के लिए एक फौरी तौर पे जानकारी रखना ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है 2024 या आगामी वर्षों में, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वह प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएगा यदि अगर आपने इन चीजों पर फोकस किया है। इसके सॉल्व होने की गारंटी जो है वो ये है कि मतलब 80-90% ये है कि आप सॉल्व कर ले जाएंगे सही तरीके से, और ये पैटर्न सेट है, इनके क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, तो मेरे ख्याल से आप आसानी से सॉल्व इसको कर ले जाएंगे। कभी कभी इसमें पैटर्न चेंज होता है, जैसे 2023 में अगर हम देखेंगे तो विश्व इतिहास की जो चीजें थी उसको विश्व अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल के साथ जोड़ करके पूछने का प्रयास किया गया था, तो उसकी सिलेबस में व्याख्या नहीं करी जा सकती है। जैसे शायद इस बार रेलवे के डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो विश्व इतिहास में अगर रेलवे के डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मोटे मोटे तौर पर आपको जब आप पढ़ रहे होंगे औद्योगिकीकरण के बारे में, जब आप पढ़ रहे होंगे औद्योगिक क्रांति के बारे में, जब आप पढ़ रहे होंगे, तो रेलवे के विकास के बारे में भी पढ़ लेंगे, भाप की खोज के बारे में भी आप पढ़ लेंगे, फिर कैसे कैसे रेलवे ने इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है। स्वाभाविक सी बात है कि जब रेलवे का जन्म हुआ होगा और औद्योगिक क्रांति आपको इंग्लैंड से होती हुई दिखाई दे रही है, तो इंग्लैंड के जहां जहां उपनिवेश है वहां वहां वो रेलवेज लेकर के गए और उपनिवेश का दोहन उन्होंने किया। इसका उदाहरण आपको भारत में भी दिखता है। तो जिन जिन कंट्रीज को आप टच कर सकते हैं, उन फैक्टर्स को टच करते हुए आपको उसका आंसर लिखना चाहिए था, उसके आर्थिक प्रभाव लिखने चाहिए थे। तो अब ये इकोनॉमी से भी रिलेटेड हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी रिलेटेड हो गया, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से भी रिलेटेड हो गया। तो कुछ इस तरीके के प्रश्न अब पूछा, जैसे 2023 में तो पहली बार इस तरीके से शायद प्रश्न इस तरीके का पूछा गया है।
अव्वल तो आपको यहां से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो बिल्कुल सीधे सीधे पूछे जाएंगे, तो आप बड़े आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे सामंतवाद का उदय कैसे हुआ, शायद 2022 में कुछ इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था, तो आप इसको आसानी से टच कर सकते हो। और मेरी शुभकामनाएं यही हैं कि आप अच्छे से सिलेबस को तैयार कीजिए, और इस संपूर्ण प्रकार के सिलेबस को हम लोग, जो हमारा P2I बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, इसको हम लोग शॉर्ट में P2I बैच बोलते हैं। इस P2I बैच में इस तरीके के विश्व इतिहास का सिलेबस जो सामान्य इतिहास का है, सामान्य अध्ययन का है, और सामान्य अध्ययन में जो इतिहास है उस इतिहास को हम लोग इसी तरीके से कवर करते हैं। तो ये बहुत आसान हो जाता है न सिर्फ सिलेबस की जानकारी रखना, बल्कि इसी सीक्वेंस में एक एक करके आपको हमारा सिलेबस कब खत्म हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता, इतने इजी वे में ये आप पढ़ पाते हो। तो ये सेल्फ स्टडी और एक गाइडेंस के अंतर्गत की जाने वाली स्टडी में ये बेसिक डिफरेंस है। सो आई सजेस्ट कि अगर आपको यदि अगर संभावना है आपकी P2I बैच लेने की, कोचिंग लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो जरूर हमारे साथ जुड़ें। आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे या फिर स्टडी IQ के एप्लीकेशन पे, या फिर सबसे बढ़िया तरीका है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, जो वीडियो आप दे रहे हैं उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक दिया हुआ है, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, ठीक है, उस पर क्लिक करिए और क्लिक करके आप जुड़ जाइए इनके साथ में, ठीक है। तो आप वहां पर जाएंगे तो कोर्स आपको दिखाई देंगे, कई तरीके के कोर्स दिखाई देंगे। एक तो P2I बैच है जो कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है, एक 2024 के लिए SIP बैच जो है आपका चल रहा है, SIP प्लस करके, उस बैच में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। बुक परचेज करने का भी ऑप्शन आ रहा होगा तो आप बुक भी परचेज कर सकते हैं। एंड whatever you want to purchase from Study IQ app और वेबसाइट, just use the code what is जो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, विरद लाइव, या फिर मैं ऊपर अलग से लिख दे रहा हूँ विरद, VIRAD LIVE। ये कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करना है और इस कोड के इस्तेमाल से आप आसानी से जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस कोड के इस्तेमाल से आप आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस कोड को मैं यहाँ पर अलग से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये कोड है विरद लाइव, तो विरद लाइव कोड का जरूर इस्तेमाल करें। मेरे टेलीग्राम से अगर आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम है मेरा, टेलीग्राम virad.dubey virad.dubey DUBEY, virad.dubey। इसी नाम से आप इंस्टाग्राम में भी हमें सर्च कर सकते हैं और इसी नाम से आप हमें टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं। आपका एग्जाम बहुत बढ़िया से हो, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज लेता हूं अलविदा, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।